हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक कुमार। और मैंने बीएससी इन जूलॉजी ऑनर्स किया है, फिर एमएससी एंड मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी भी किया है। अब ये डिप्लोमा इन फार्मेसी इसलिए मैंने किया है क्योंकि मुझे थोड़ा मेडिसिन के बारे में जानने का इंटरेस्ट था, सो डैट मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी भी किया है। एंड मेरा जो ये टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तकरीबन मैं क्लास आफ्टर 12th पास करने के बाद ही मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था बच्चों के, एक ग्रुप बना करके। एंड तब से ही धीरे धीरे फिर मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट एक आते चला गया। ये चीज़ बेसिकली क्या है कि मैं आपके साथ में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जिस हिसाब से मुझे पता है कि क्लास 12th एंड 11th वाले बच्चों को किस तरह से प्रेशर होता है, कैसे सिलेबस जल्दी कंप्लीट करें, कैसे रिवीजन करें, टाइम पे जब नीट एग्ज़ाम आने वाला होता है तो 1 महीना 2 महीना हम कितने अपने आप को कितना शांति बना करके और एनसीईआरटी के हिसाब से फोकस करके किस तरह से रिवीजन करें, वो मैं यहाँ पे आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस अच्छे तरीके से शेयर करूँगा। और आपको मैं बूस्टअप करने के लिए आपको मैं एक तरीके से क्या है कि जितना हो सकता है उतना पॉजिटिव वे में आप अपने मार्क्स को अच्छे से स्कोर कर सकें, ये मैं आपके साथ में करने की कोशिश करूँगा, आपको बूस्टअप करूँगा। और जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है अप्रॉक्स 4.5 ईयर्स, 5 ईयर्स मान सकते हैं आप यहाँ पे। 4 ईयर्स मैंने अपना ऑफलाइन टीचिंग में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है और 1 साल मेरा ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस में रहा है। तो मैं यहाँ आपके साथ में अब कंटेंट प्लान को डिस्कस करूँगा कि क्या क्या यहाँ पे जो कंटेंट प्लान है, किस तरीके से हम लोग 100 आवर्स में किस तरह से पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर्स को, यूनिट को, असल में मैं यहाँ पे आपको चैप्टर्स, बेसिकली चैप्टर्स का काउंटिंग आप जानते ही होंगे। कुछ चैप्टर्स में डिलीटेड है, कुछ चैप्टर्स में क्या है आपको, कुछ में यूनिट में आपका चैप्टर का जो नंबरिंग है वो आपको बेसिकली चैप्टर के हिसाब से एक तरह से तो डिस्कस कर पाना थोड़ा सा यहाँ पे क्या चीज़ है आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो। मैं यूनिट के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको कंटेंट प्लान दिखाता हूँ कि किस तरीके से यूनिट वाइज करके हम लोग यहाँ पे उस यूनिट को कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि यूनिट 1 जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें से आपको पता होगा कि शायद एक चैप्टर इसमें डिलीटेड है, बट अगर हमारे पास में टाइम रहा तो वो चैप्टर को भी हम लोग क्या है कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जान लेंगे उस चैप्टर में क्या है ऐसा वो चीज़। सबसे पहला यहाँ पे है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में, इसमें क्या आपका लिविंग वर्ल्ड आ जाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक सीरियल बाई ऑर्डर करके, जैसे कि आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को अरेंज करने के लिए देता है कि बताइए फाइलम, और आपका यहाँ पे पूछा जाएगा कि फाइलम और क्लास के बीच में कौन बिलोंग करता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपका प्लांट किंगडम, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सर्सन्स रीजन कुछ वहाँ पे थोड़े से देते हैं आपको। एग्जाम्पल का नाम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में क्या है कि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो आपको एग्जाम्पल पूरे अच्छे तरीके से इसमें याद करने होंगे। कॉमन नेम में क्या हम लोग बोलते हैं और साइंटिफिक नेम क्या होता है वो भी हमें देखना होता है। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स में एंड एनिमल में। तो इसमें आपको मॉर्फोलॉजी, फ्लावर का मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है। एंजियोस्पर्म के जो मॉर्फोलॉजी, फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहते हैं, एंजियोस्पर्म को यहाँ पे कह रहे हैं। जिम्नोस्पर्म को तो हम लोगों को पता है कि जिम्नोस्पर्म में सीड बनना शुरुआत हुआ था। फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी इसमें भी हम लोग को एंजियोस्पर्म्स के बारे में ही पढ़ना है। ओके, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें टिश्यू के बारे में हमें पढ़ना है, टिश्यू का स्ट्रक्चर, टिश्यू के टाइप्स के बारे में, एंड कॉकरोच, फ्रॉक्स, इनके बारे में कुछ हमें इनके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि ये साइटोलॉजी का यूनिट है। साइटोलॉजी यूनिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे क्लास 11th और 12th का एकदम ये पिलर माना जाता है। ठीक है, इसमें आपको सेल्स के बारे में पता होना चाहिए, बायोमोलिक्यूल्स, डीएनए का स्ट्रक्चर, क्योंकि बायोमोलिक्यूल अगर आप यहाँ पे देख लेते हैं तो आपको क्या चीज़ है कि क्लास 12th का जो जेनेटिक पार्ट है वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगा। आ रही बात समझ में? चीज़ यहाँ पे मैंने आपको 10 आवर्स दिया है, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए मैंने 15 आवर्स दिया है, जो कि आपको क्या है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें तो कम टाइम लगेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रेस्पिरेशन हो गया या फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, इसमें हमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में थोड़ा पढ़ना होता है, तो इसे अगर आप अच्छे से समझ जाएं तो इसीलिए यहाँ पे एक टाइम आपका ज़्यादा जाएगा इन 2 चैप्टरों में, रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में। और एक प्लांट ग्रोथ में क्या है कि प्लांट हार्मोन तो ईजी है, प्लांट हार्मोन कौन सा हार्मोन क्या इफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, वो तो समझ में। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है आफ्टर हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स खत्म होने के बाद में, वहाँ पे एक टाइम जाता है, बच्चों को समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को यहाँ पे टाइम जाएगा 15 आवर्स, मैंने यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी के लिए दिया है। नेक्स्ट आपका आता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें आपको ह्यूमन का
हर एक मतलब क्या है यहाँ पे यूनिट में देखिए, इस यूनिट में जो आपका यूनिट 5 है इसमें आपका चैप्टर का नंबरिंग भी आपको क्या है 6 यहाँ पे पढ़ना है। एंड हार्मोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरल कंट्रोल, नर्व्स के बारे में पढ़ना है, बोन्स के बारे में पढ़ना है, लोकोमोशन के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे देखना होगा। तो इस वजह से इसमें मैंने 20 आवर्स मैंने यहाँ पे क्या है दिया है ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिर आप बात करते हैं क्लास 12 का जो यूनिट 6 है और वहाँ पे रिप्रोडक्शन से जो शुरू होता है उसमें मैंने 10 आवर्स दिया, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव असल में इनमें बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट भी होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये बेसिकली जानने के लिए क्यूरियोसिटी होता है। तो इस वजह से बच्चे इसमें जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, जल्दी इसमें दिमाग में उनके अंदर में क्या है एक तरीके से इंटर करता है। तो इस वजह से इसमें समझने में हमें टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर मैंने 10 आवर्स दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग क्या यहाँ पे कि जो आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है इसमें आपको 2 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, ठीक है। ये चीज़ इसमें मैंने 15 आवर्स दिया है कि 15 आवर्स यहाँ पे क्या है कि तकरीबन इसमें आपको मॉलिक्यूलर बेसिस जो है खास करके वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हमें ये पढ़ना होता है कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपरॉन के बारे में वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो इस वजह से मैंने इसे 15 आवर्स दिया है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का। फिर यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोबायोलॉजी, बेसिकली ये यूनिट का नाम माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे रखना चाहिए था, बट फिर भी यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का ये सेक्शन है। इसमें हमें ह्यूमन हेल्थ किस तरीके से, कौन सा डिजीज, कौन सा वेक्टर यहाँ पे इंसान को इफेक्ट कर रहा है, मतलब बीमार कर रहा है एक तरीके से इन्फेक्ट करके, फिर माइक्रोब्स का क्या यूज़ है इंडस्ट्रियल में हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, वो यहाँ पे हम लोग को देखना है। फिर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने 8 आवर्स दिया है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी ये आपके लिए क्या है कि अगर जेनेटिक्स आप पढ़ चुके हैं, जेनेटिक्स में वहाँ पे टाइम देने का मतलब है कि आपका बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीन रेप्लिकेशन, यहाँ पे जो हमें डीएनए रेप्लिकेशन हो गया या एंजाइम्स को लेकर के जो पढ़ना है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। किस तरीके से एंजाइम, किस तरीके से वेक्टर काम करता है वो थोड़ा हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारा लास्ट जो है इकोलॉजी, यहाँ पे मैंने 7 आवर्स दिया है। और इन्वायरमेंटल इशू हो गया यहाँ पे जो कि डिलीटेड है, बट इसे भी हम लोग देखेंगे लास्ट में, देखेंगे जो डिलीटेड पोर्शन है ना उसे हम लोग लास्ट में देखेंगे अगर टाइम बच जाता है तो, ठीक है। अदरवाइज हमारा फोकस प्योर जो अभी चैप्टर है उस पर रहेगा, ओके। फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इन तीनों को मिला करके मैंने यहाँ पे 7 आवर्स दिया है। तो ये था कंटेंट प्लान। अब हम लोग यहाँ पे क्या है कि एक टॉपिक यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। वो टॉपिक यहाँ पे क्या है कि फिजियोलॉजी ऑफ मैमल्स यूनिट, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में से ही ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में से है, ठीक है। जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, किस तरीके से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, किस में होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे एक बार यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिजियोलॉजी ये मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। तो हम लोग यहाँ पे पहले सबसे पहले थोड़ा सा एक इंट्रो देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल्स में हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। फीमेल्स में ये ऑकर होते हैं। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या होता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि क्या है एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है किसमें, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, क्योंकि जितना भी प्रोसेस है बेबी का यहाँ पे मतलब एक तरह से बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन से लेकर के इम्प्लांटेशन तक और पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ बेबी, ये सारा प्रोसेस किसमें ऑकर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ये थोड़ा सा बस यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये वेजाइनल पैसेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वेजाइनल पैसेज हो गए। फिर उसके बाद में आपको ये पोर्शन में आपको ओवरी दिख रहा है, ठीक है। इस पोर्शन में आके आपको ये ओवरी देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए तो हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। असल में थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो गया था एक। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग ओवरी देख रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब, जहाँ से क्या है कि ओवम का यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि ओवम को कलेक्ट करके फिमरी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है इस ओवरी से एंड फैलोपियन ट्यूब में पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि यूट्रस जो आपको दिख रहा है, यूट्रस में क्या है इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। यूट्रस में क्या है जाइगोट का इम्प्लांटेशन यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। एंड फिर उसके बाद में सर्विक्स एंड फिर वेजाइनल पैसेज, यानी कि जिसे हम लोग बर्थ कैनाल के नाम से भी क्या है यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब क्या है कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया है फीमेल के, एक्सटर्नल जेनेटेलिया
एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस हमें देखने के लिए मिलते हैं, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, ये सारे के सारे क्या है यूरेथ्रल पैसेज जो है आपको क्या चीज़ है यहाँ पे ये फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन में एक्सटर्नल जेनिटेलिया पार्ट में ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे लेवियर मेजोरा, लेविया माइनोरा, ठीक है, हाइमेन हो गया यहाँ पे, ये वेस्टिबुल, फिर आपको यूरेथ्रल ओपनिंग एंड मॉन्स प्यूबिस एंड यहाँ पे क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस होमोलोगस होता है, याद रखिएगा, मेल पेनिस का ये होमोलोगस होता है और इसे हम लोग फीमेल पेनिस के नाम से भी जानते हैं या फीमेल पेनिस भी हम लोग इसे कहते हैं क्लाइटोरिस को। ठीक है, ये चीज़ हो गया, यहाँ पे बात हमें समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग क्या कि किस तरीके से हाइपोथैलेमस यहाँ पे हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि हाइपोथैलेमस क्या है कि पहले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं, देन उसके बाद में एफएचएस एंड एलएचएस को रिलीज करते हैं एंड फिर ये ओवरी पे जाकर के एक्ट करता है और ओवरी से क्या रिलीज होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ईस्ट्रोजन फॉलिकल्स को ग्रो करवाने में हेल्प करता है एंड प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है कि वो आगे जाकर के एंडोमेट्रियम वॉल का डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर कभी कभी ये आपको उल्टा यानी कि हाइपोथैलेमस को बोला जाए कि नहीं, अभी आपको ये जो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के पोर्शन में प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है या फिर कभी कभी क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक निगेटिव फीडबैक आता है। निगेटिव फीडबैक का मतलब कि कम करने के लिए जो GnRH निकल रहा होता है उसे स्लो डाउन या फिर एक तरह से बोल सकते हैं स्लो करने के लिए उसका अमाउंट जो है कम करने के लिए बोला जाता है। एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या चीज़ है कि हाँ आपको 12 से लेकर के 12वां दिन से लेकर के 14वां दिन तक में क्या चीज़ है एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है कि नहीं और GnRH निकलवाओ और FHS LHS निकलेगा, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से, फिर पिट्यूटरी से ओवरी पे एक्ट करेगा, फिर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पे एक्ट मतलब वो हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, ये चीज़ ये हो गया यहाँ पे हार्मोन किस तरीके से। फिर हम लोग यहाँ पे अब देखें कि ये किस तरीके से फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये प्राइमोडियल फॉलिकल है, फिर प्राइमरी फॉलिकल में ये कन्वर्ट होता है और जब तक प्राइमरी फॉलिकल ठीक है फिर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तब तक इसके अंदर में जो oocyte है वो प्राइमरी oocyte होता है। फिर प्राइमरी oocyte के बाद में ये डेवलप करता है किस में, जब फॉलिकल यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे फॉलिकल जब सेकेंडरी फॉलिकल या फिर जब ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तब जाकर के जो oocyte है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्राइमरी oocyte से कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, एंड सेकेंडरी oocyte के बाद में जब फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है और जब फॉलिकल मैच्योर हो रहा होता है, ठीक है ना, ये चीज़ तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड यहाँ पे जब आपको टर्शरी फॉलिकल एंड मैच्योर फॉलिकल उसमें आपको क्या चीज़ है आपको एंट्रम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एंट्रम एक फ्लूइड होता है बेसिकली। सबसे बेस्ट हमें अगर ऑप्शन पूछेगा कि किस में एंट्रम हमें देखने के लिए मिलता है तो देखिए देखना तो हमें शुरू हो जाता है टर्शरी फॉलिकल से, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये सेकेंडरी से, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड फिर ग्राफियन फॉलिकल में आपको एंट्रम पूरे अच्छे तरीके से दिखता है। ठीक है, एंट्रम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, उसे यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं एंट्रम, और उसी फॉलिकल में से फिर रिलीज होकर के निकलता है क्या ओवम। एंड वो जो फॉलिकल था ओवम को रिलीज करने के बाद में वो फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है किस में, वो फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये दिख रहा होगा आपको कॉर्पस ल्यूटियम में। ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब वही कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे क्या चीज़ है कि वो कॉर्पस ल्यूटियम फिर क्या करता है वो प्रोजेस्टेरोन लेवल को मेंटेन करवाता है। आ रहा बात समझ में चीज़। और जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा स्लो डाउन हो जाएगा। ये ग्राफियन फॉलिकल जो बढ़ रहा होता है उस समय ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस वाले चार्ट को देखते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस चार्ट में क्या दिख रहा है, इस चार्ट में आपको कि ये फॉलिकल यहाँ पे आपको डेज दिख रहा कि किस तरीके से। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, जब 0 डे से अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 0 डे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 0 डे से जब ये शुरू होता है तो यहाँ पे ऊपर में देखिए ओवेरियन साइकिल में सबसे इस वाले चार्ट में यहाँ पे तो जो ये ओवेरियन फॉलिकल है ये अभी ग्रो कर रहा होता है। ये ओवेरियन फॉलिकल क्या है यहाँ पे, ये असल में ये फॉलिकल ग्रो कर रहे होते हैं। इस वक्त बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ ये देखिए अब यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर आपको सेकंड यहाँ पे देखिए थर्ड वाले चार्ट में यहाँ पे देखिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ईस्ट्रोजन, यहाँ ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो यहाँ पे क्या चीज़ है कि FHS फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को वो बढ़वा रहा है इसलिए वहाँ पे FHS ज़्यादा है उस वक्त में। और जब FHS ज़्यादा है तो उस दौरान में जो फॉलिकल होता है वो रिलीज करवा रहा होता है किसे, ईस्ट्रोजन को। यहाँ पे ईस्ट्राडियोल लिखा हुआ है, ईस्ट्रोजन यहाँ पे आप मान के चलिए ये ईस्ट्रोजन है। ठीक है, ईस्ट्राडियोल उसी को कह रहे हैं यहाँ पे।
अब ये ईस्ट्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है। अब जैसे ही पीक पकड़ता है, यानी कि जब ओवम रिलीज करना होता है उस वक्त एलएच बढ़ जाता है, जिसको हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कह रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि जो मैच्योर फॉलिकल था, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो था, उसमें से ओवम रैप्चर होकर के बाहर आ रहा होता है, एंड देन फिर वो फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है किस में, कॉर्पस ल्यूटियम में। आप चार्ट में देखिए यहाँ पे कि जो किस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ गया। कब, जब ये ईस्ट्रोजन आपको यहाँ पे क्या चीज़ें, आपको ईस्ट्रोजन, आपको यहाँ पे देखिए ये ईस्ट्रोजन यहाँ पे देखिए अब लेवल इसका नीचे हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे हाई हो गया। और नीचे में देखिए एंडोमेट्रियम में यहाँ पे जो ओवेरियन साइकिल जो चल रहा है, ओवेरियन साइकिल में आप देखिए कि किस तरीके से पहले वो डिजनरेट होकर के फिर ग्रो करना शुरू हुआ, और वो ग्रो जब कर रहा होता है ना, प्रोजेस्टेरॉन का जब लेवल हाई होता है तो एंडोमेट्रियम वॉल अपने आप को पूरी तरीके से एक तरह से बोल सकते हैं प्रिपेयर कर चुका होता है। अब कारण क्या है ये चीज़, क्योंकि जब वो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करके रखेगा, तो अगर मान के चलिए कि फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, इम्ब्रियो आकर के कहाँ अटैच होगा, इम्ब्रियो तो अटैच हो नहीं पाएगा। इसलिए हर मंथ ये साइकिल चलेगा ही चलेगा, एंडोमेट्रियम वॉल का डेवलपमेंट होगा ही होगा, और फिर क्या है वहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल का ग्रो होगा ही होगा, और फिर क्या है वो बाद में जाकर के भले फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो चाहे ना हो, इम्प्लांटेशन बेबी का हो, इम्ब्रियो का हो चाहे ना हो, वो एंडोमेट्रियम वॉल फिर से टूट करके गिर जाएगा। ठीक है, जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा तो जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो भी आपको दिख रहा है नीचे की ओर गिर गया। और ये चलता है कब, ये आपको चलता है 25 डेज से, या फिर क्या है आपका यहाँ पे कि 28 डेज के बाद में आपका क्या 0 से लेकर के आपका कम से कम 1 से 5 डेज तक या 3 डेज तक, 27 से लेकर के 4 या 3-4 डेज तक चलता है ये क्या चीज़, मेंस्ट्रुएशन। ये यहाँ पे क्या चीज़, मेंसेस ये जो चलता है असल में ये क्या है, ब्लड क्लॉट के फॉर्म में ये वेजाइनल पैसेज से होते हुए रिलीज होता है। इसमें ब्लड क्लॉट, ये ब्लड की जैसा इसलिए क्योंकि इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन भी हो गया होता है। ये एक तरह का क्या है, टिश्यू है, ये मांस एक तरह से, इसलिए क्या है ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का के फॉर्म में क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में, मेंसेस के दौरान में फीमेल वेजाइनल पैसेज के थ्रू रिलीज होता है। ठीक है, इसमें हमें हाइजीन भी बरतनी चाहिए। आप यहाँ पे देखिए इस चार्ट को आप देख रहे होंगे, ये वाला चार्ट को नीचे वाले में, कि किस तरीके से कि मेंसेस जब हो रहा होता है तो एंडोमेट्रियम वॉल पूरी तरीके से एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि टूट करके गिर रहा होता है, कहाँ से, यूट्राइन वॉल से। फिर ये क्लीन हो जाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्लीन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मतलब ये सब, बल्कि क्या यहाँ पे कि वो एंडोमेट्रियम वॉल नहीं है अब यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ फिर 14 डे के बाद में यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का बनना शुरू हुआ। कौन बनवा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन बनवा रहा है। और प्रोजेस्टेरॉन जब पीक पे होगा तो एंडोमेट्रियम वॉल पूरी तरीके से डेवलप कर चुका होता है। अब जब ये 28 डेज के बाद में या 27 डेज तक में ये नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, देन उसके बाद में ये मेंसेस होते हैं, फिर से एंडोमेट्रियम वॉल टूट करके क्या होता है, रिलीज होता है वेजाइनल पैसेज से, फिर न्यू ये साइकिल इसी तरीके से क्या होता है, एक चलते रहता है। ठीक है, 14th डे में याद रखना है आपको ओव्यूलेशन होगा। एग्जैक्ट किसी का क्वेश्चन होता है कि 14th डे ही नहीं, 14th या 15th या ऐसे हम लोग मान के चलते हैं 14th, लेकिन एक परफेक्ट डे होता है। एक बोल सकते हैं कि एक ये 90% या 98% लोगों में ऐसा मतलब मान के चलते हैं ये चीज़ कि हाँ इनमें 14th डे में ओव्यूलेशन हो जाता है। ओके, दैट्स इट, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे था। एंड अब हम लोग क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक इसी तरीके से हम लोग क्या है कवर अप करेंगे कि आपको जो डाउट या फिर जिस तरीके का कन्फ्यूजन होगा वो यहाँ पे इस तरीके से क्लियर होती जाएगा। चलिए, दैट्स ऑल मेरी तरफ से, एंड थैंक यू।